गाइस गुड मॉर्निंग। आज ना एक छोटा सा हम काम कर रहे हैं। पिछली बार की तरह आज एक छोटा सा ऐसे है जो आता है आपके टास्क 2 में, जनरल ट्रेनिंग एंड एकेडमी के लिए जो सेम है, दैट इज़ सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। अब ये जो एक ऐसे है ना, इसमें जो क्वेश्चन दिया जाता है उसी में से आपको समझ आ जाती है भी ये एक सोल्यूशन टू प्रॉब्लम ऐसे है। अब कई बार क्या होता है, जैसे अगर आप ऐसे पढ़ोगे, जैसे यहाँ पे लिखा है many offenders commit more crime after serving their first punishment। बहुत सारे ऑफेंडर्स का मतलब होता है पीपल हु हैव डन क्राइम। कहता वो एक बार सजा काटने के बाद, चाहे उनको जेल की सजा हो, चाहे उनको ऊपर फाइन लगा हो, उसके बाद भी वो दोबारा क्राइम करते हैं। अब बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे लिखा जाता है आप एग्री करते हो कि डिसएग्री, डू यू एग्री और डिसएग्री, discuss both views and give your opinion. Today's question IELTS that has asked is why is this happening? It means they had asked for a reason. भी क्या वजह है? So reason and what measures can be taken to tackle this problem. Measures means what attempts or solutions they need to tackle this problem. So जब भी ये लिखा आ जाए ना what measures you need to take, इसका मतलब है ये ऑटोमेटिकली ऐसे बन जाएगा जी आपका सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। जरूरी नहीं है भी इसमें कहीं पे वर्ड प्रॉब्लम आएगा तो ही ये प्रॉब्लम टू सोल्यूशन बनेगा। आप सीधा अगर क्वेश्चन पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसमें उसने सीधा पूछ लिया है रीजन बता दो या मेरे को सोल्यूशन बता दो। अब इस तरह के ऐसे ना आगे आपको किस तरह के ऐसे आ सकते हैं पेपर में, ये शीट हम अभी डिस्कस करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है एक, यहाँ पे वो बहुत अच्छा बोल रहा है, कहता है नाउ अ डेज मेनी पीपल कंप्लेन दैट दे आर हैविंग गेटिंग इनफ स्लीप। नींद नहीं पूरी हो रही लोगों की। सो क्वेश्चन पूछा गया व्हाट प्रॉब्लम्स कैन लैक ऑफ स्लीप कॉज। अब यहां पे उसका मतलब है क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं लैक ऑफ स्लीप से, मतलब ये नहीं भी नींद क्यों नहीं पूरी हो रही, क्या वजह है, वो पूछ रहा है अगर नींद नहीं पूरी हो रही तो उससे क्या वजह है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, यहां पे उसने आफ्टर मैथ पूछ लिया। आफ्टर मैथ का मतलब होता है रिजल्ट या रिप्रिकॉशन, भी नींद नहीं पूरी हो रही तो वो क्या प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद पूछ लिया व्हाट कैन बी डन अबाउट द लैक ऑफ स्लीप। अब यहां पे उसने ये नहीं पूछा सोल्यूशन क्या है, बट ही हैज इंटर उसने अगर मैं बात करूं तो अंदर ही अंदर उसने ये बोला है भी क्या किया जा सकता है लैक ऑफ स्लीप के लिए, सोल्यूशन ढूंढ रहा है। सो आपको बस क्वेश्चन ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है। इन तरह के ऐसे को बोला जाता है जी सोल्यूशन टू प्रॉब्लम या प्रॉब्लम टू सोल्यूशन ऐसे। इसके लिए क्या किया जाएगा, अब एक ऐसे की मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे अभी ये ऊपर आपके पास है, इस ऐसे में वो बोल रहा है मैनी ऑफेंडर्स कमिट मोर क्राइम आफ्टर सर्विंग देयर फर्स्ट पनिशमेंट। आप सबको ये पता है ये जो पहली लाइन होती है इसको हम बोलते हैं थीसिस स्टेटमेंट, इसको येलो में मार्क कर लेते हैं। फिर उसके बाद आइल्स ने आपको क्वेश्चन पूछा है व्हाई इज दिस हैपनिंग, ऐसा क्यों हो रहा है। इट मींस आइल्स आपसे रीजंस पूछ रहा है, क्या रीजंस होंगे क्यों ऐसा हो रहा है। भी एक बंदा अगर मान लो उसने गलती से भी किया या उसने जानबूझ के क्राइम किया, सजा काटने के बाद दोबारा क्यों वो क्राइम कर रहा है, रीजंस पूछे हैं। उसके बाद आइल्स ने पूछा है व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू टैकल दिस प्रॉब्लम, क्या सॉल्यूशंस देंगे आप, किस तरह से इसका सॉल्यूशन हो सकता है। अब इस तरह के ऐसे को ना हम दो स्ट्रक्चर्स में लिख सकते हैं, अभी आइडियाज की डिस्कशन बाद में करेंगे। एक होता है 4 पैरा स्ट्रक्चर, जिसमें आप क्या करोगे जी, एक लिखोगे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइंस, उसमें क्या करना होता है रीफ्रेज प्लस व्हाट दिस ऐसे इज अबाउट, ये ऐसे किस चीज के बारे में है। 2 से 3 सेंटेंस। रीफ्रेज किसको करना है, रीफ्रेज दी थीसिस। थीसिस मतलब ये जो येलो में हमने मार्क किया है, इसको लाइन को पढ़ो अच्छी तरह से, इसको अंडरस्टैंड करो, देन यू हैव टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज, रिप्लेसिंग दी वर्ड्स रिप्लेस कर सकते हो, एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हो, या थोड़ा सा इसमें हिंट ऑफ रीजन भी डाल के आप इसको अच्छी से इंट्रोडक्शन बना सकते हो। फिर उसके बाद उसने पूछा है व्हाट दिस एसे इज अबाउट। ओ भाई इस ऐसे में क्या पढ़ने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें उसने क्या पढ़ने को देना जी हमें, व्हाई इज दिस हैपनिंग, हमें रीजन बताने हैं, एंड वी हैव टू टॉक अबाउट द मेजर्स। सो हम लाइन लिख सकते हैं दिस ऐसे इज एन अटेम्प्ट टू एड्रेस द एसोसिएटेड रीजंस एंड सजेस्ट सम वाइबल सोल्यूशन। ये ऐसे एक कोशिश है जो बताएगा क्या इसके कारण जुड़े हुए हैं इसके साथ और क्या सोल्यूशंस हम इसको दे सकते हैं। 4 पैराग्राफ स्ट्रक्चर में आप जो बॉडी पैराग्राफ 1 लिखोगे उसमें आपने सारे के सारे रीजंस मेंशन कर देने हैं, मतलब 3-4 रीजंस भी अगर आपके पास है तो आप 3-4 रीजंस इसमें लिख सकते हो। फिर उसके बाद बॉडी पैराग्राफ 2 आएगा तो इसमें आपने सीधे सीधे डायरेक्ट सॉल्यूशंस बता देने हैं इकट्ठे करके, मतलब एक पैराग्राफ आ गया जी रीजंस का, जो कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 5 से 7 वर्ड्स।
and like 50 to 70, sorry 5 to 7 sentences and 50 to 70, 5 to 7 sentences and 50 to 70 words. इस तरह से आपको खत्म करना है. Similar is the case with the solutions. Solutions maybe what you need to do is you need to write 5 to 7 sentences and 50 to 70 words. लास्ट में आपका आ जाएगा जी कंक्लूजन. कंक्लूजन मोटा मोटा यही होता है, समरी बना के उसको बताना. इसमें सेंस क्या बनेगी, इसको आप रिपीट करके भी थोड़ा सुन सकते हैं जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. सेंस बनेगी जो ऊपर दिए हुए कारण हैं वो तो रहेंगे, फिर भी अगर जॉइंट एफर्ट लगाया जाए, जो भी लोग एफर्ट लगाएंगे जैसे गवर्नमेंट, इंडिविजुअल, सोसाइटी या कोई भी, तो इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है, ताकि क्या हो आगे रिजल्टेंट बता दो. सो बेसिकली हम क्या लिखेंगे जी, जो ऊपर दिए हुए रीजंस हैं उसकी समरी बनाएंगे, वो तो रहेंगे, फिर भी जॉइंट एफर्ट्स, किन किन के जॉइंट एफर्ट रहे और उससे रिजल्टेंट क्या होगा, इस चीज को बोला जाता है जी आप कंक्लूजन लिखते हैं. ये है आपका 4 पैराग्राफ स्ट्रक्चर. अब आप क्या करेंगे, दूसरा जो मैं रिकमेंड करता हूं आपको, अच्छा 4 पैराग्राफ स्ट्रक्चर 100% प्रूफ है, कोई गलत नहीं से कहेगा, बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं. पैराग्राफिंग इस तरह से बन सकती है, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा, आई विल ऑलवेज रिकमेंड 5 पैरा स्ट्रक्चर. 5 पैरा स्ट्रक्चर में क्या होता है जी, सबसे पहले आप लिखते हो जी एक इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन सेम रहेगी जो पहले लिखा है, 2 से 3 सेंटेंसेस लिखेंगे. फिर उसके बाद लाइक 40 to 50 वर्ड्स के बीच बीच में आप इसे लिख सकते हो. लेट्स से मैं ये भी लिख देता हूँ 40 to 50 वर्ड्स. अब जो बॉडी पैराग्राफ 1 है ना, उसमें क्या करेंगे हम, जो आइडियाज आप डिस्कस करोगे, मान लो आपने रीजन के 3 आइडियाज निकाले, एक कोई आइडिया है जी, फिर उसका दूसरा आइडिया, फिर तीसरा आइडिया. आप क्या करोगे, कोई भी एक आइडिया उठा लोगे, मतलब रीजन 1 एक रीजन उठा लोगे, उसको अच्छी तरीके से करोगे एक्सप्लेन. जब आपने इसको एक्सप्लेन कर लिया, फिर उसके बाद क्या करोगे, इसी पैराग्राफ में हम रिस्पॉन्सिबल बंदा इसमें डालेंगे या रिस्पॉन्सिबल बॉडी डालेंगे, हु इज सेट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. उसके बाद व्हाट वी नीड टू डू इज, उसका क्या एक्शन होगा ताकि इसको सॉल्व कर सके. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं. कहता मैनी ऑफेंडर्स कमिट मोर क्राइम आफ्टर सर्विंग देयर फर्स्ट पनिशमेंट. अगर वो पहली सजा काटने के बाद भी दोबारा क्राइम कर रहा है ना, तो एक वजह जो है वो नीचे से उठा लेते हैं. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. कहता लैक ऑफ रिहैबिलिटेशन सेंटर्स. अब क्या है जी, कहता वो जेल में तो चला जाता है, यहाँ पे एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ. कहता वो जेल में चला जाता है, लेकिन वहां पे ना रिहैबिलिटेशन सेंटर्स नहीं है, जेल में रिहैबिलिटेशन सेंटर्स नहीं है. वो क्यों जी, उसके बाद वो बोल रहा है इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे. कहता रादर देन चेंजिंग देयर माइंड सेट, भी वहां पे उनकी प्रॉपर काउंसलिंग हो, उनको समझाया जाए भी क्राइम गलत था, सुधार लाओ, मेन स्ट्रीम में रहना है तो ऐसे किया जाना चाहिए, या उनको कोई स्किल्स खाई जाए. वो सेंटर्स वहां पे है ही नहीं. अब वो क्या करेंगे, ऑफेंडर्स आर एक्सपोज टू पर्संस ऑफ मोर क्रिमिनल माइंडसेट. वहां पे जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और भी लोगों से मिलता है जो भी और वर्स्ट क्राइम करके आए हुए हों, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो उसका माइंड सेट ही वैसा हो जाता है और दोबारा एक बार जेल से आने के बाद या सजा काटने के बाद क्राइम करता ही करता है. तो आप क्या करोगे, एक ये लिख दिया लैक ऑफ रिहैबिलिटेशन सेंटर, एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया. अब इसके साथ ही आप बता दोगे जी किसकी जिम्मेवारी बनती है. अब लैक ऑफ रिहैबिलिटेशन है, ये मेरा मेन आइडिया है, भी जेलों में ये नहीं है तो ऑब्वियस है यार, जेल अथॉरिटीज की बनती है. ठीक है जी. सो जेल अथॉरिटी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. करें क्या, वो क्या करें, टू सेट अप काउंसलिंग सेशंस एंड रिहैब सेंटर्स टू, उससे क्या होगा जी, अगर वो रिहैब सेंटर्स बनाएंगे, टू मेक श्योर देयर इज अ शिफ्ट इन माइंड सेट ऑफ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स एंड दे refrain का मतलब होता है रुकें, फ्रॉम recommitting the crime. ये चीज हम इसमें लिखेंगे जी. नाउ दिस इज कॉल्ड पैराग्राफ नंबर 1. मतलब मैंने एक ही जगह पे वो खिचड़ी नहीं बनाई भी, मैं सारे रीजन इकट्ठे लिख दूं. मैंने एक रीजन को पकड़ा, उसको एक्सप्लेन किया, फिर मैंने बताया जी जिम्मेवार बंदा कौन है, और एंड में बता दिया वो क्या करे. ये 4 चीजें आपने लिखनी है जी 5 पैराग्राफ स्ट्रक्चर में. एक पैराग्राफ हो गया, ये ऑलमोस्ट रहेगा आपका 4 to 5 सेंटेंसेस एंड लेट्स से 50 to 60 वर्ड्स. फिर उसके बाद सिमिलर इज द केस विद बॉडी पैराग्राफ 2. आप क्या करेंगे उसमें,
रीज़न 2 डालेंगे और बाकी वही सब कुछ जैसे हमने ऊपर किया था वही सेम हम नीचे रिपीट कर देंगे. सो यू नीड टू पुट हेयर, एक्सप्लेन करेंगे, रिस्पॉन्सिबल बंदा ठहराएंगे, एक्शन बताएंगे. ये तो आपको पता ही है, अभी हम 4 to 5 सेंटेंसेज लिखते हैं और लाइक 50 to 60 वर्ड्स में इस पैराग्राफ को ख़त्म कर देते हैं. सिमिलर इज द केस, एक और पैराग्राफ हम लिखेंगे जी, एक और पैराग्राफ लिखेंगे, दैट इज लाइक R3 में सेम एक्सप्लेन करेंगे आप, रिस्पॉन्सिबल बंदा ठहराएंगे और उसके बाद आप इसमें मार्क कर देंगे, ये जो स्टेटमेंट आपकी रहेगी. सिमिलर केस तीसरा हम पॉइंट इसमें लिखेंगे. लास्ट में जैसे हमने कंक्लूजन की पहले प्रैक्टिस की थी, आप थोड़ी सी वीडियो पीछे करके सुन सकते हो भी, यहां पे एक 4 पैरा में कंक्लूजन कैसे लिखा गया था. सिमिलरली आपने ये कंक्लूजन आगे ऐसे लिखना है. ये तो हो गया जी मेरा स्ट्रक्चर. नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, ये स्ट्रक्चर के ऊपर अगर आप चलोगे तो इट इज प्रूवन दैट लाइक आपकी लैंग्वेज जो है स्ट्रक्चर की, अगर हम चलते हैं पैराग्राफिंग करते हैं तो 6 से ऊपर आपका ऐसे बड़े आराम से चला जाता है. यस, सेंटेंस को थोड़ी सी फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, लेकिन सिंपल सेंटेंस भी लिखोगे तो आई कैन बेट दैट भी हम 6.5 ले सकते हैं. 7 के लिए यस थोड़ा सा हमें लैंग्वेज करनी होती है, कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, बट इसी को हम आगे लेके प्रूव करेंगे. उसके बाद इस ऐसे पे दोबारा आता हूं जी. अब उसने बोल दिया है मैनी ऑफेंडर्स रिकमिट करते हैं जी क्राइम, तो मैंने पहला रीजन जो है मैं थोड़ा नीचे ले जाता हूं, किया हुआ है, ये लिखा हुआ है, लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम टाइपिंग में. तो जब भी आप कभी ऐसे के पॉइंट सोचो ना, भी आपने सोचना है भी मेरे को आइडियाज की कमी है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज हमेशा इंडिविजुअल को रख के थोड़ा सोचा करो. दूसरी चीज है सोसाइटी को रख के थोड़ा सोचा करो. तीसरी चीज है गवर्नमेंट को रख के सोचा करो. दिमाग में भी गवर्नमेंट का कोई तो नहीं है इसमें हाथ ही, कुछ गवर्नमेंट के हम यूज कर सकते हैं. फिर चौथी चीज सोचा करो इन्वायरमेंट को लेके आइडियाज डेवलप करने के लिए. अब आप क्या करेंगे, जब रीजंस की बात होगी, पहला था लैक ऑफ रिहैबिलिटेशन सेंटर्स इन जेल्स, ये हमने बड़े अच्छे तरीके से लिख लिया जी. जेल अथॉरिटीज की जिम्मेवारी बनती है रिहैब्स लेके आए, काउंसलिंग सेशन करें ताकि उनके माइंडसेट में इंप्रूवमेंट आए और उनकी स्किल सेट इंप्रूव हो. दूसरा रीजन अब जो है वो है रूट कॉज नॉट एड्रेस्ड, मेन कारण ही सॉल्व नहीं हुआ. बहुत सारे क्राइम होते हैं जो मनी बेस्ड होते हैं, मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है, तो व्हाट दे नीड टू डू इज वो क्राइम करते हैं अपनी फुलफिल करने के लिए, चाहे वो चोरी कह लो, किडनैपिंग कह लो या कुछ भी कह लो, क्योंकि एजुकेशन नहीं है, स्किल नहीं है, वो आगे जॉब्स कर नहीं सकते. तो अब क्या चीज है जी, इफ पीपल जनरली लैक मनी जॉब्स, वो इसलिए दोबारा वो क्राइम बार बार करते हैं. एक एग्जांपल देना चाहता हूं, एक मान लो कोई क्राइम किसी ने किया, कोई स्नैचिंग वगैरह का कर लिया, उसको सजा हो गई, उस टाइम वो सजा काट के बाहर आ गया, लेकिन मेन कॉज नहीं हल हुआ ना उसका, रूट कॉज भी, उसके पास जॉब ही नहीं है या उसके पास पैसे का कोई सोर्स ही नहीं है, तो वो दोबारा क्राइम करेगा. इसलिए हम क्या करेंगे, किसकी जिम्मेवारी बनती है जी, गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है. क्या करे वो, प्रोवाइड बेसिक स्ट्रक्चर फॉर एजुकेशन. एक तो बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे एजुकेशन का, सबके पास एजुकेशन हो. दूसरा वो कह रहा है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करनी चाहिए ताकि वो पैसे जो हैं वो कमा सकें, और पैसे कमाएंगे तो अपने बेसिक काम करेंगे तो उनका ध्यान इधर से हट जाएगा, दोबारा बार बार क्राइम नहीं करेंगे. सो दूसरा रीजन ये हो गया. तीसरा रीजन सबसे बड़ा जो रीजन है वो सोसाइटी है. मैं भी आता हूं, आप भी आता हूं, सब लोग आते हैं. अब मान लो किसी ने कोई क्राइम किया हो एंड ही वॉन्ट्स भी वो आपके जहां पे आप जॉब कर रहे हो वहां पे उसको जॉब मिले, तो आस्क योरसेल्फ बी ऑनेस्ट. मेरे ख्याल से मैं भी नहीं चाहूंगा, आप भी नहीं चाहोगे भी उसको वहां पे जॉब करे, क्योंकि आपके दिमाग में एक डर होगा भी इसने पहले भी क्राइम किया, ये दोबारा क्राइम को करेगा. फिर उसके बाद व्हाट वी नीड टू डू इज, अगर आपके घर के पास में वो मतलब घर किराए पे ले ले या खरीद ले, तो आप भी डरोगे यार ये यहाँ पे नहीं आने चाहिए. तो सोसाइटी कभी भी ऐसे लोगों को मेन स्ट्रीम में नहीं आने देती. सो थर्ड पॉइंट ये है जी, सोसाइटी नॉट लेटिंग फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स बैक इन द मेन स्ट्रीम. उससे क्या होता है, विच रिजल्ट्स इन नेगेटिव स्टिग्मा अमंग द ऑफेंडर्स. ऑफेंडर्स के दिमाग में एक नेगेटिव स्टिग्मा बैठ जाता है भी सोसाइटी तो मेरे को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, इसलिए वो चीज से कभी बाहर नहीं आ पाते एंड दे नेवर कम आउट ऑफ इट एंड दे रीडू द क्राइम. अब इसका सोल्यूशन क्या है जी, सोसाइटी को चाहिए वो लोग जो अपने आप में चेंज दिखा रहे हों. पर्सन हु आर विलिंग और पोर्ट्रे चेंज शुड बी एक्सेप्टेड इन द मेन स्ट्रीम एंड हेल्प्ड आउट ऑफ द क्रिमिनल माइंडसेट. जो लोग ये चेंज दिखा रहे हों भी, हाँ मैंने यार गलती से एक बार क्राइम कर लिया था, या अनजाने में हो गया या जानबूझ पे किया, फिर भी मैं सुधारने की अपने आप को कोशिश कर रहा हूं, आई हैव रिपेंडेंस नाउ, मेरे को पछतावा है, तो मैं सोसाइटी को क्या चाहिए, उनको धीरे धीरे एक्सेप्ट करना चाहिए इस चीज में ताकि लोग सुधर सके, क्राइम रेट कम हो सके. नाउ दीज आर सम ऑफ द रीजंस.
और हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बता दी है, अब आपको सोल्यूशंस भी बता दिए हैं। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ तो इसे 4 पैराग्राफ स्ट्रक्चर में ले जाओ जो मैंने डिस्कस किया था, भी एक में सिर्फ और सिर्फ आप लाइक अपने रीजंस बता दो और अगले में आप सोल्यूशंस बता दो। दैट इज 100% करेक्ट, पर थोड़ी सी ना उसमें खिचड़ी बन जाती है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम 5 पैराग्राफ स्ट्रक्चर लिखेंगे जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। वीडियो को पीछे करके अब सुनोगे तो आपको ज़्यादा बेटर लगेगा भी, ओके ये चीज़ें थी, ये पॉइंट्स थे। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, स्ट्रक्चर हमें क्लियर हो गया, अब मेरी बारी है जी इंट्रोडक्शन लिखने की। इंट्रोडक्शन क्या चीज़ है, जो मैंने यहां पे भी देखा था, 2 से 3 सेंटेंस लिखेंगे, 40 to 50 वर्ड्स, रीफ्रेज करेंगे। अब रीफ्रेज क्या है यार, अगर सिंपल सी बात करूं तो इस लाइन को उठा लेना है आपने। व्हाट यू नीड टू डू इज, इस लाइन को कॉपी कर लिया मैंने, मैं इसको नीचे ले आऊंगा, नीचे लाके ना मैंने यहां पे इसे लिख लिया, अच्छी तरह से इसे पढ़ लिया, हर एक वर्ड को सर्कल कर लिया। मान लो मेरे हाथ में पेंसिल है, आई विल बी सर्कलिंग ईच एंड एवरी वर्ड, मैनी, ऑफेंडर्स, कमिट, मोर क्राइम, ये सारे वर्ड्स के ना सिनोनिम लिख लिए अपने पास। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, प्रैक्टिस के लिए मैं क्या करूंगा, आई विल बी गोइंग हेयर, मैं इस लाइन को ना डिलीट मार दूंगा। फिर दोबारा मैं एक बार देख लीजिए प्लीज, सॉरी, मैनी ऑफेंडर्स कमिट मोर क्राइम आफ्टर सर्विंग देयर फर्स्ट जजमेंट। ओके, बहुत सारे क्रिमिनल्स जो हैं वो वापस दोबारा क्राइम करते हैं एक बार क्राइम करने के बाद। इसको मैंने कर दिया डिलीट। आफ्टर डिलीटिंग मैं क्या करूंगा, कुछ ना समझ आए तो सबसे पहले वर्ड लिखा करो इन कॉन्करेंट एरा, उसके बाद लिखा करो, अब मैं लाइन दिखाई देता हूं, वैसे मैं वो लाइक आपको बोलूंगा भी हिडन रहने दो, बट फिर भी आप देख लो। यहां पे उसने बोला है मैनी ऑफेंडर्स, तो मैंने लाइन लिखी है ए मेजर प्रोपोर्शन ऑफ मासेस। कमिट को लिख दिया है जी रीडू क्रिमिनल एक्टिविटीज इवन पोस्ट देयर फर्स्ट सेंटेंसिंग, आफ्टर की जगह पे फॉर्मल वर्ड ले आया हूं मैं, पोस्ट। क्राइम, बहुत सारे क्रिमिनल्स जो हैं दोबारा क्राइम करते हैं अपनी फर्स्ट सेंटेंसिंग करने के बाद, इसको बोला जाता है जी रीफ्रेज करना, जो कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से कर दिया है। दिस विल बी गेटिंग अराउंड 6 to 6.5 इजिली। देन उसने बोला है व्हाट दिस एसे इज अबाउट, ये ऐसे किस चीज के बारे में है, तो हमने लिखा है जी दिस एसे इज एन अटेम्प्ट टू एड्रेस एसोसिएटेड रीजंस एंड सजेस्ट सम वाइबल सॉल्यूशंस। इसका मतलब है ये एसे एक कोशिश है जो ये बताएगा इसमें क्या कारण जुड़े हुए हैं, एंड सजेस्ट सम वाइबल सॉल्यूशन, और क्या सॉल्यूशंस मैं यहां पे सजेस्ट कर सकता हूं। फिर उसके बाद व्हाट वी नीड टू डू इज पैराग्राफिंग करनी है। अब उसने मेरे को बोला था 3 पैराग्राफ अलग अलग बनाने हैं आइडियाज के, तो मैं क्या करूंगा जी, पहला लिंकर जो है मेरे पास थोड़े से इंप्रोवाइज्ड लिंकर हैं, आप ये भी कॉपी कर सकते हो या अपने हिसाब से भी इसको डाल सकते हो। कहता है फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट, पहला प्रिंसिपल रीजन इज, प्रिंसिपल का मतलब होता है मेजर, सबसे बड़ा कारण क्या है जी, आप लिखोगे यहां पे एक रीजन 1, कॉमा डाल के उसको कर दोगे एक्सप्लेन यहां पे। सो क्या हो गया जी, रीजन इज, यहां पे रीजन 1 लिखा, यहां पे आपने एक्सप्लेन कर दिया, फिर आप एक लिंकर डालोगे टू टैकल सच, मतलब इसको कैसे सोल्यूशन दिया जाए, यहां पे बंदा ठहराओ या बॉडी ठहराओ जो जिम्मेवार है। लेट्स से यहां पे जिम्मेवारी है, पहला जो हमने लिखा था यही वाला पॉइंट जो रिहैबिलिटेशन वाला था, आप पीछे रिवाइंड करके सुन सकते हो दोबारा कैसे एक्सप्लेन किया गया था। उसमें मैं क्या करूंगा, इसको लिखने के बाद जेल अथॉरिटीज की जिम्मेवारी बन रही है जी, वो क्या करे, एक्शन उसके बाद हम बता देंगे। टू टैकल सच जेल अथॉरिटीज की जिम्मेवारी बन रही है, उसके बाद ये बताएगा भी क्या किया जाए, इसको एक नीचे एक्सप्लेन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल आई मस्ट हैव एक्सप्लेन्ड इट समवेयर, ओके ये देखो, लैक ऑफ रिहैबिलिटेशन, ये जो हमने डिस्कस किया था, इसको आपने ऐसे लिखना है, यहां पे लिंकर डाल लेना है, आगे कॉमा डाल के इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होगा जी अनदर अनडिनाइबल फैक्ट से, फिर दूसरे को किसकी जिम्मेवारी बनती है जी, रीजन बताइए, उसको एक्सप्लेन कर दो। टू रिजॉल्व सच किसकी जिम्मेवारी बनती है यहां पे, वो लिखेंगे, और लास्ट में हम उसका एक्शन बता देंगे। और ये जो हम करेंगे ये करेंगे 4 to 5 सेंटेंसेज में एंड 50 to 70 वर्ड्स में, इसको ऐसे एक्सप्लेन करना है। 2 लिंकर आ गए, यहां पे इंप्रोवाइज लिंकर है, आप फर्स्टली सेकेंडली भी डाल सकते हो, वो थोड़े कॉमन से हो जाते हैं, सिंपल हो जाते हैं, इसलिए क्या किया गया, इसको ऐसे डाल दिया गया। फिर उसके बाद आया था जी वन मोर प्रॉब्लम अप हैंड इज, तीसरा लिंकर मैंने ये डाल के यहां पे रीजन 3, यहां पे उसको एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसके बाद बताऊंगा टू ओवरकम, ये एक आ गया जी आपका लिंकर भी, इसको कैसे निकला जाए, यहां पे जिम्मेवारी बताऊंगा, और एंड में मैं बता दूंगा जी वो एक्शन क्या ले। आफ्टर डूइंग दैट लास्ट जो कंक्लूजन आएगा ना, मैंने आपको ये बताया था स्टार्टिंग में, अगर आप रिवाइंड करके सुनोगे तो आपको बेटर लगेगा, वो क्लियर भी होगा भी। आपने क्या करना है, रीजन बताना है ओवरऑल में, जॉइंट एफर्ट्स बताने हैं, और एंड में बता देना है क्या रिजल्टेंट निकलेगा। ये लाइन को ना आप ऐसे भी ऐसे कैसे रट्टा मार सकते हो, यहाँ इसको थोड़ा सा पढ़ के अपने हिसाब से चेंज कर लो। व्हाट आई हैव रिटन इज टू कंक्लूड ए फॉर मेंशन्ड रीजन डीम टू प्रिवेल,
इसका मतलब ये है जी, जो ए फोर मेंशनड है, ए फोर मेंशनड का मतलब होता है जो ऊपर दिए हुए कारण हैं वो तो रहेंगे। फिर उसके बाद उसने क्या बोला है जी, येट विद द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। यहां पे वो चीज है येट विद द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट एंड अगर सोसाइटी का एफर्ट रहेगा। यहां पे ना आप हल्का सा ये भी मेंशन कर सकते हो क्या एफर्ट लगाया जाए, जैसे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाएं या उनको थोड़ा काउंसिल किया जाए या उन्हें एक्सेप्ट किया जाए। सच कुड बी डेल्ट विद, इसकी वजह से ये सोल्यूशन किया जा सकता है। तो ये मैंने बता दिया, ऊपर दिए हुए कारण तो रहेंगे, लेकिन अगर गवर्नमेंट और सोसाइटी का एफर्ट रहे तो इसका सोल्यूशन किया जा सकता है। होगा क्या, फॉर ए लो रेट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज, ठीक है, एंड साउंड वर्किंग ऑफ सोसाइटी। लो रेट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज मतलब क्राइम रेट कम हो जाएगा और सोसाइटी बहुत ही बेहतरीन चलेगी, इजी स्टेट में चलेगी। ये चीज है जी, इसको बोला जाता है कंक्लूजन। दोबारा रिपीट कर देता हूं, जब भी आपने कंक्लूजन लिखना है यू विल बी मेंशनिंग ऊपर दिए हुए कारण तो रहेंगे, फिर भी जो जॉइंट एफर्ट्स हैं गवर्नमेंट एंड सोसाइटी के, क्या एफर्ट्स हैं वो लिख सकते हो आप अगर आप लिखना चाहो, तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। होगा क्या, रिजल्टेंट बता देंगे, फॉर ए लो रेट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड साउंड वर्किंग ऑफ सोसाइटी। नाउ दिस वाज एसे, जिसको हम बोला जाता है जी सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। मैंने आपको 5 स्ट्रक्चर सिखाया है, 5 पैराग्राफ, आप 4 पैराग्राफ भी लिख सकते हो, उसमें एक रीजंस लिख लो इकट्ठे और सॉल्यूशंस। कीवर्ड इसमें क्या ध्यान देने वाले हैं जी, आपको लिंकर्स प्रॉपर डालने हैं, लिंकर्स जान है ऐसे की, प्लीज ध्यान रखना। पैराग्राफ आपको ध्यान रखना है, फिर आइडिया को आपने एक्सप्लेन करना है। दिस थिंग इज कॉल्ड एक बहुत अच्छा सोल्यूशन टू प्रॉब्लम ऐसे। अब इसमें थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं वो पढ़ लेते हैं, आपसे डिस्कस कर लेते हैं। इस वीडियो को ना जैसे अब चल रही है, जैसे मैं ऐसे पढ़ूंगा, आपका काम क्या रहेगा जी, आप बस इसको आइडियाज डेवलप करोगे। फॉर एग्जांपल पहला ऐसे है लाइक यस, एक मैं ना आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं स्लाइड। इसमें ना ये इस तरह का कुछ आएगा आपको ऐसे वहां पे। तो यहां पे बोला गया है यू शुड स्पेंड अबाउट 40 मिनट्स ऑन दिस टास्क, राइट अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक। आपको पेपर में इसी तरह का आएगा। कहता नाउ डेज मेनी पीपल कंप्लेंट दैट दे हैव डिफिकल्टीज गेटिंग इनफ स्लीप। व्हाट प्रॉब्लम्स कैन लैक ऑफ स्लीप कॉज, प्रॉब्लम्स क्या लैक ऑफ स्लीप कॉज कर सकती हैं, एंड व्हाट कैन बी डन अबाउट द लैक ऑफ स्लीप। सो कहता है अगर नींद पूरी नहीं होती, इंसोम्निया बोलते हैं उसे, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। अब इंसान को क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इंसान को हमेशा 2-3 ही प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मेंटल प्रॉब्लम आ सकती है, फिजिकल प्रॉब्लम आ सकती है, या वो सोशलाइज वगैरह नहीं करता, ठीक है जी। तो ये 3 प्रॉब्लम्स हैं, हम लिख सकते हैं। अच्छा, मेंटल प्रॉब्लम में क्या है, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, या लाइक उसकी ब्रेन फॉगिंग रहेगी, दिमाग नहीं अच्छी तरह से चला गया, क्वेश्चन वगैरह आंसर नहीं दे पाएगा, ये चीज लिखेंगे। दूसरी वो कह रहा है व्हाट कैन बी डन अबाउट द लैक ऑफ स्लीप, क्या किया जा सकता है नींद ना पूरी हो तो। सिंपल सी बात है, योगा, मेडिटेशन, जिम सेशंस। फिर उसके बाद है यू कैन से लिमिट करो स्क्रीन टाइम को, ये जो हर टाइम फोन चलाते हैं हम, ये इसकी भी प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद वो क्या चीज है जी, जब आपने इतना लिख देना है, इस ऐसे को आप 4 पैराग्राफ भी लिख सकते हो, 5 पैराग्राफ भी लिख सकते हो, इट्स इज अप टू यू, आप किस तरह से इसकी डिजाइनिंग करते हो या किस तरह से लिखते हो। अगर आपको ये क्लैरिटी हो गई है और आपको सैंपल चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको और डिलीवर कर दूंगा सैंपल्स। फिर उसने बोल दिया गिव रीजंस फॉर योर आंसर एंड इंक्लूड एनी रेलेवेंट एग्जांपल। अब रेलेवेंट एग्जांपल कैसे डाली जाती है, इसके लिए वीडियो अलग है, वो जो आपको भेजी गई है, या अगर नहीं भेजी तो आप व्हाट्सएप कर देना, वो आपको डाल दी जाएगी। भी एग्जाम्पल प्रॉपर कैसे डाली जाती है, हम लोग बहुत क्या करते हैं, बहुत लोगों ने देखा होगा, आई हैव रेड इट इन अ न्यूज़ पेपर, मैंने न्यूज़ पेपर में देखा था जी, वहां पे ये प्रॉब्लम आई थी। दैट थिंग इज कॉल्ड बोगस एग्जाम्पल। तो प्रॉपर एग्जाम्पल कैसे डाली जाती है आप वो वीडियो को देख सकते हो, वहां से आपको क्लैरिटी और हो जाएगी। उसके बाद ऐसे है, जैसे एक एग्जाम्पल ये भी है, प्लेजरिज्म का कोई ऐसे है। प्लेजरिज्म होता है कॉपी करना, किसी बच्चे ने काम किया या किसी एक्सपर्ट ने काम किया, इंटरनेट से आपने इंटरनेट से कॉपी कर लिया, उसका नाम हटा के अपना नाम डाल दिया, उसको बोलते हैं जी प्लेजरिज्म। तो ये भी एक ऐसे है, अगर आप रीड करोगे भी, प्लेजरिज्म इन द एकेडमिक वर्ल्ड हैज बिकम अ प्रेसिंग प्रॉब्लम इन मेनी कंट्रीज टुडे, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस प्रॉब्लम, क्या कारण है, क्यों हो रहा है ऐसे भी, बच्चे नकल क्यों मार रहे हैं। फिर उसके बाद उसने आंसर पूछ लिया है व्हाट आर सम पॉसिबल सॉल्यूशंस। तो ये कुछ बताया गया है भी, टीचर और बच्चे जो है वो हाई स्कोर करना चाहते हैं, बेइज्जती ना हो जाए उनकी, कॉपी मार लेते हैं, या आजकल लथार्जिक हो गए हैं, हर टाइम सोशल मीडिया में रहते हैं। जब उनकी टारगेट डेट आ जाती है, डेडलाइन आ जाती है, 20 दिन सबमिट करना है, तो उस दिन उनका काम नहीं पूरा होता, तो वो कॉपी मार लेते हैं। या इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो मैंने वो आपको बताया था भी 3-4 पॉइंट्स आप कैसे बना सकते हो, आप इस हिसाब से चल सकते हो।
और अगर आपको हेल्प चाहिए, जैसे कि मेरे को इसमें चाहिए, व्हाट आई नीड टू डू इज, मेरे को ना इंट्रोडक्शंस और कंक्लूजन्स में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो मैं क्या करूंगा, ये एक लिस्ट मैं आपको मेंशन कर दूंगा जिसमें ये 5-7 ना एसेज हैं सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। आप क्या करोगे, इनको पकड़ोगे, जैसे यहाँ पे उसने लिखा है ए, लेट्स से थोड़ा सा ना इजी वाला कर देता हूँ, आपको थोड़ा बेटर रह जाएगा। फॉर एग्जांपल यही कर लेते हैं यार, बहुत ईजी है ये। मोर एंड मोर वाइल्ड एनिमल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, तो आप क्या करोगे, इन कॉन करंट एरा, कुछ नहीं समझ आया, ये लिख लिया। फिर वो कहता मोर एंड मोर वाइल्ड एनिमल्स, मतलब गिनती बढ़ती जा रही है, तो आप लिखोगे एन एवर सर्जिंग काउंट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन एंड अदर्स आर ऑन द इंडेंजर्ड लिस्ट। ठीक है जी, एन एवर सर्जिंग काउंट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर, ठीक है जी, बीइंग extinct on regular basis and many are on the brink of extinction, full stop। अब उसने कहा है क्या रीजन है और हम क्या सॉल्यूशंस दे सकते हैं। तो दिस essay is an attempt to address associated reasons and suggest some viable solutions। तो आप ये चीज़ इस तरह से लिख सकते हो। yes, बहुत जल्दी जल्दी में लिख रहे हैं, लेकिन सिंपल रखोगे ज़्यादा बेटर है। एक आधी और देख लेते हैं, जैसे उसने बोला टुडे इन केस ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर एंड लैक ऑफ अदर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो कई बार क्या होता है, मेरे आइडियाज़ नहीं बन पाते, मैं नहीं रीफ्रेज भी कर पा रहा, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल इन कॉन्करेंट एरा, अच्छा आप यहाँ पे लिख सकते हो इन कॉन्करेंट एरा, कॉमा, हल्का सा ना हिंट दे दो किस वजह से है, रीज़न बता दो, विद दी लाइक राइजिंग हेट एंड लेस कंपैशन अमंग पीपल। उसके बाद लिखो क्या हो गया, तो आप इसको आप इस तरह से भी ऐसे को लिख सकते हो। सो ये एक ऐसे लिस्ट है जो आपको शायद भेजी गई होगी, नहीं भेजी तो आपको व्हाट्सएप कर देना, आपको पहुंच जाएगी। इसके ऊपर ना सिर्फ और सिर्फ आपने इंट्रोडक्शंस लिखनी है, आइडियाज़ भी मत लिखना, और कंक्लूजन्स लिखने की प्रैक्टिस करना, आपका ये सारा का सारा ऐसे कवर हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं जी, अब आपको मैं एक बता रहा हूँ भी, ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जो आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड writing9। मैं दोबारा बोल रहा हूँ writing9.com। इस पर ना ढेरों ही ऐसे पड़े हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज़, कोई भी आप यहाँ से उठा के, और इसका बेस्ट पार्ट क्या है, अगर आप आंसर्स पे क्लिक करोगे ना तो दे विल बी गिविंग यू एन आंसर्स बैंड वाइज भी वो बता देते हैं भी, 7 बैंड का ऐसे लिखा हुआ है, 6 बैंड का आप ऐसे इस तरह से लिखा हुआ है। सो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन इट, रीड करो, और रीड करने के बाद इसे लिखो। आइल्स लैंग्वेज का टेस्ट है जी, नॉलेज का नहीं है, बट आइडियाज़ को आप कितना अच्छा एक्सप्लेन करते हो, ये चीज़ मेन है जो हमारे इन एसेज में है। होपफुली ये लेक्चर को एक बार या 2 बार सुनोगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी भी व्हाट दिस एसे इज़ अबाउट, एंड होपफुली आप बहुत अच्छा इसमें एक्सेल करोगे। कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप। द नंबर इज़ 7355212227। व्हाट्सएप कीजिए, कोई क्वेरी है, कोई मॉक टेस्ट चाहिए या कुछ भी चाहिए, सो वी कैन प्रोवाइड यू देयर। ठीक है, सो एन्जॉय योर स्टडी, कीप लर्निंग। कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क अस एनी टाइम, राइट, और यू कैन विजिट द इंटरनेट पेज @ IELTS feedback 1 ऑन इंस्टाग्राम। आप वहाँ पे भी मैसेज करके अपने जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप ले सकते हैं। थैंक यू गाइस।